नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2018 का जो है प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बिहार बीएड का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, सबसे फर्स्ट टाइम ये सीईटी हुआ था आपका 2018 में ही, आपको याद होगा। और इसका आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड को हम लोग डील करेंगे, उससे क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स और टिप्स को सीखा था। तो आज हम लोग उसी जो ट्रिक्स था उन सभी को हम लोग क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एग्ज़ाम में कुछ ट्रिक्स की मदद से, अगर आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है तो कैसे वहाँ पर डील कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्ग में अभिप्रेरण की क्या चाबी है। ठीक है, तो वर्ग में अभिप्रेरण की चाबी हमको बताना है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि बहुत अजीबोगरीब वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना ये है कि आपको जस्ट उसके इंग्लिश में जाना है, तो आपको उसका जो सटीक मीनिंग है वो आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा की ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, जो मोटिवेशन है उसका की क्या है क्लासरूम में। तो क्लासरूम में बच्चे को अगर मोटिवेट करना है तो कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बच्चे को क्या करना होगा, तो उसको रुचि जगानी होगी। ठीक है, विषय के प्रति उसकी रुचि जगानी होगी, पाठ्यक्रम के प्रति क्या करना होगा, उसका रुचि जगाना होगा। साथ ही साथ उसको क्या करना होगा, व्यवहारिक जीवन से ज्ञान को जोड़ना होगा। तब जाके वो क्या होगा, छात्र को हम लोग मोटिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा होगा कि विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ। ठीक है, तो ये ऑप्शन सटीक हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखें तो यहाँ पर आपको और क्लियर दिखेगा, एन इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट, तो विद्यार्थी क्या करना है, इंटरेस्ट जगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर रुचि देना चाहिए था वर्ड। अब चूंकि इसका अनुवाद जो है थोड़ा उल्टा फुल्टा किया हुआ है, तो आपको इंग्लिश में उसका बहुत ही सटीक आंसर दिखेगा कि बच्चे का अगर हम लोग इंटरेस्ट जगा दें पाठ्य वस्तु में तो क्या होगा, तो वो मोटिवेट हम लोग उसको कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन से संबंध रखता है। तो आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन से क्या संबंध डैश से संबंध रखता है। तो इसको अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है कि आचरण व्यवहार को प्रभावित करने वाले कानून। दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीका। तीसरा ऑप्शन है वर्ग को नियंत्रित करने का आज्ञाकारी परामर्श। और चौथा जो ऑप्शन है वो है छात्रों के दुर्व्यवहार को रोकना। ठीक है, तो कल जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक दिया था तो उसमें हम लोग देखे थे कि छात्र को क्या करना है, केंद्र में रखना है, और छात्र में दोष तो बिल्कुल ही नहीं निकालना है। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पर अगर हम लोग देखें, ऑप्शन सी पर, वर्ग को नियंत्रित करने की आज्ञाकारी परामर्श लागू करना। तो क्या करना है, हमको बहुत ही कोई भी तरह का आज्ञा क्लास में बच्चों पर नहीं थोपना है। ठीक है, जो ऑप्शन ए है उसमें कह रहा है कि आचरण व्यवहार को प्रभावित करने वाले कानून, तो बच्चों पर कोई भी कानून भी हम लोग नहीं थोप सकते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि सारा का सारा ए, सी और डी ये तीनों नकारात्मक शब्द हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसको हम लोग देख भी लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। तो रचनात्मक और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीका, तो कल के जो कीवर्ड्स था आपका सकारात्मक वर्ड में, वहाँ पर आपको दिखा होगा कि बच्चे को क्या करना है, सृजनात्मकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्ड्स हैं अगर उसको आप पकड़ लेते हैं, जो सकारात्मक वर्ड्स है, और नकारात्मक वर्ड को अगर आप हटा देते हैं तो आप बड़े ही आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर एक आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। वहाँ से आपको क्या होगा, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा या यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है सामाजिक विकास एक अनिवार्य विषय है। ठीक है, सामाजिक विकास क्या है, एक अनिवार्य विषय है। तो कौन सा अनिवार्य विषय है ये देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करने का, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति का, सामाजिक व्यवस्था एवं किसी उद्देश्य की आंतरिक एकता का,
या चौथा ऑप्शन है सामाजिक कौशल का विकास। तो हम लोग जानते हैं कि सामाजिक विकास क्या है, वो विषय है कि समाज में क्या सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, और किसी का उद्देश्य क्या है, दोनों का एकता करते हुए हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करते हुए चलना है। मतलब हमको क्या करना है, तो व्यक्ति को भी लेना है और साथ ही साथ समाज को भी लेकर चलना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है बाकी भी जो है इसका ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा वो भी गलत नहीं है, ठीक है। समाज में क्या है, तो कौशल का विकास, तो सामाजिक विकास का अनिवार्य विषय है ये। सामाजिक कौशल का विकास भी बच्चों का करता है, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति भी प्रदान कराता है और सामाजिक व्यवस्थाओं की अपेक्षा को पूरा भी करने का प्रयास करता है। लेकिन इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था एवं किसी उद्देश्य की आंतरिक एकता। तो 99 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने का परिमाण उत्पाद नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि सीखने का मतलब यहाँ एग्ज़ाम में आपको अधिगम भी लिख सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा कि अधिगम लिखे या सीखना लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सीखने के द्वारा कौन सा उत्पाद नहीं है और नहीं वर्ड पर आपको जोर से ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है मनोवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है अवधारणा, तीसरा है विकास, चौथा है कौशल। तो हम लोग जानते हैं कि सीखने के बाद क्या होता है, हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है, हमारा विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है और हमारे कौशलों का भी विकास जो है धीरे धीरे क्रमशः होता जाता है। तो इस तरह से हमारा जो क्या नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा मनोवृत्ति का विकास जो है, हमारा एटीट्यूड का विकास क्या होता है, वो लर्निंग के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इसमें सर्वाधिक संतोष क्या होता है, तो हम लोग को समाज की सेवा का भाव आता है कि समाज की हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसका विकास कर रहे हैं, उसका सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, जिससे क्या होगा आगे चलकर हमारा समाज क्या होगा, एक विकसित समाज बनेगा। और इसका बाकी ऑप्शन पर अगर ध्यान दें तो इसका ऑप्शन बी भी आपको जो दिख रहा होगा ये भी सही ऑप्शन ही है कि बच्चों के विकास में योगदान की भावना, ये भी हो सकता है। बच्चों के साथ परस्परम प्रेम भाव भी हो सकता है और शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता का भाव। लेकिन इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, समाज के प्रति सेवा। आपको एग्जाम में देखना है, सबसे पहले आपको दो चीज़ ध्यान देना है, एक तो आपको बच्चे पर ध्यान देना है, चाइल्ड पर, और दूसरा जो है आपको ध्यान देना है समाज पर, ठीक है। तो इसी दोनों के आसपास आपको ऑप्शंस खोजना है जिससे कि आपको आंसर बड़ा आसानी से दिख जाएगा और बाकी ऑप्शन को आपको एलिमिनेट कर देना है। तो 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं। तो ये भी हम लोगों ने कल सकारात्मक वर्ड में देखा था कि क्या होता है कि छात्र जो है खुद से जब करते हैं, स्वयं से जब कुछ करते हैं तो वे सबसे अधिक सीखते हैं। देखकर भी सीख सकते हैं, पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं। लेकिन अगर ये कह रहा है सबसे अधिक किससे सीखते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि डूइंग देमसेल्फ, खुद से करके जो छात्र सीखते हैं वो उनका जो है दिमाग में बैठ जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों में किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं। तो शिक्षकों का कौन सा गुण ऐसा होता है जो कि छात्र को पसंद आता है। पहला दिया हुआ है समय का पाबंद, दूसरा है निष्पक्षता, तीसरा है अनुशासन प्रियता, चौथा है प्रभुता। तो सबसे पहला जो है ये ऑप्शन तो वैसे ही आप काट सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एकदम निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो डोमिनेंस टीचर को तो होना ही नहीं है, ठीक है। लव फॉर डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी आपको क्लास में नहीं रहना है। और पंक्चुअलिटी, एकदम टाइम से आप आए, टाइम से गए, और आप चाह रहे हैं कि आपको चिल्ड्रन जो है पसंद करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर आपको दिख गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा निष्पक्षता। आपको क्या कराना पड़ेगा, निष्पक्ष रहना होगा। कोई छात्र कमज़ोर है, कोई छात्र तेज है, तो आपको सब पर जो है निष्पक्ष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी छात्र को छोड़ नहीं सकते, आपको हर एक छात्र को कक्षा में सिखाना होगा। तो इस तरह से शिक्षक को जो है छात्र बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है
छात्रों को बनाए रखना है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा जो कीवर्ड्स मैंने कल बताया था, उसी में से एक कीवर्ड्स आपको दिख भी गया होगा कि क्या करना है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया कि श्यामपट्ट का अगर सर्वाधिक उपयोग करें तो छात्र का रुचि बरकरार होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कि अगर विभिन्न सहायक सामग्री का व्यापक उपयोग करें तो ऐसा इससे क्या होंगे, उसका रुचि बरकरार होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है गलत ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है। विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक अवसर देना, छात्रों को बहुत अधिक अवसर दे रुचि बरकरार रखने के लिए, इससे भी कोई अधिक फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, छात्रों को रुचि इससे नहीं आएगी। तो छात्रों को रुचि किससे आएगी, तो अगर हम व्यवहारिक जीवन से ज्ञान को जोड़ दें कि उनको जो चीज़ पढ़ा रहे हैं और उसी चीज़ को उनके दैनिक जीवन में हम दिखा दें कि ये देखिए कि आपके दैनिक जीवन में इससे क्या संबंध रखता है, तो इससे क्या होता है, छात्रों में एक इंटरेस्ट जगता है। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं 104 पर, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि। तो शिक्षा हम लोग को क्यों देना है दिव्यांग बच्चों को, क्योंकि उनका ये जो है मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो हम लोग दिव्यांग बच्चों को जो है शिक्षा से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, उनको भी हमको शिक्षा देना पड़ता है, उनके लिए बहुत सारा एक्ट बना हुआ है, जैसे कि PWD एक्ट बना हुआ 1995 में, फिर 2016 में भी उनके लिए कोई एक्ट आया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारा एक्ट दिव्यांग बच्चों के लिए बना हुआ है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ब्रेल डैश पर आधारित है। तो आपको पता होगा ब्रेल क्या है, तो एक तरह की लिपि है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह की लिपि है। इसमें क्या होता है, तो 6 डॉट्स बने होते हैं। ठीक है, और ये डॉट्स क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ठीक है, और इसी को छू करके जो विद्यार्थी जो है जो कि नेत्रहीन होते हैं वो इसी के द्वारा जो है अपना पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रेस्ड। तो ये क्या होता है, ब्रेल क्या होता है, एक तरह का उभरा हुआ जो है गोल गोल रचना होता है, जो जिसमें क्या होता है, तो उभार होता है। ठीक है, उभार पर आधारित होता है, इसलिए इसको छूकर जो है नेत्रहीन विद्यार्थी भी पहचान सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखना निर्भर करता है। तो सीखना किस पर डिपेंड करता है, प्रतिभा पर, माता पिता की मनोवृत्ति पर, सहकर्मी की मनोवृत्ति पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि सीखना मतलब कि लर्निंग ये डिपेंड करता है कि छात्र जो है कितना प्रतिभाशाली है, इस पर डिपेंड करता है। अगर छात्र अधिक प्रतिभाशाली होगा तो बहुत ही जल्दी सीख पाएगा, और कम प्रतिभाशाली होगा तो थोड़ा सा टाइम उसको लगेगा। और यहाँ जो ऑप्शन बाकी दिख रहा होगा कि पिता और माता की मनोवृत्ति या सहकर्मी की मनोवृत्ति, तो इससे जो है छात्र जो है सीखेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सीखना किस पर डिपेंड करता है, तो प्रतिभा पर। ठीक है, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आपको पता होगा कि स्कूल में क्या होता है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है। को करिकुलम एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, पढ़ाई तो क्लास में होता ही है, पुस्तक का ज्ञान कक्षा में दिया जाता है, इसके साथ ही क्या होता है, स्कूल में बहुत सारी तरह की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। जैसे कि होता है नृत्य होता है, नाटक होता है, संगीत होता है। ठीक है, खेलकूद प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, भाषण प्रतियोगिता होती है। तो ये सब जो आया आपका को करिकुलम एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इसका क्या उद्देश्य है, को करिकुलम उद्देश्य करने से क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। पहला है छात्र के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना। अगला ऑप्शन है कक्षा में दैनिक क्रियाकलापों से मुक्ति, पुनर्पाठ कार्य के जगत से छात्रों का परिचित कराना। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्थापन्न संतोष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो ये जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होती है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो छात्रों का व्यक्तित्व को क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। क्योंकि पुस्तकी ज्ञान से क्या होता है, सिर्फ मानसिक विकास होता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, तो बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, तो बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें चाहिए कि उसको हर एक तरह से हम लोग सिखाएं। तो इसीलिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डेवलप करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन आपका नकारात्मक ऑप्शन है, कट जाएगा। किस तरह से, क्योंकि उनको यहाँ दिया हुआ है कि पुनर्पाठ के जगत से छात्रों को परिचित कराना, कि पुनर्पाठ कार्य क्या होता है वगैरह वगैरह, जगत का अलग से उनसे परिचय कराना, इसका कोई मतलब नहीं होता है को करिकुलम से।
फिर दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को स्थापन्न संतोष के लिए उनको ये करवाना, ये भी नहीं होता है। और दैनिक जो उनको पढ़ाई होती है उससे मुक्ति दिलाना, उसके लिए को करिकुलम एक्टिविटीज़, ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, जिससे कि वो क्या करें, समाज के साथ समायोजित हो सके। 108 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम का स्वरूप डैश की सहमति का स्वरूप डैश से होना चाहिए। तो किसके अनुसार होना चाहिए विद्यालय का स्वरूप? तो आपको पता होगा कि वर्तमान जो पाठ्यचर्या है वो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या है, ठीक है, वो बालक पर डिपेंड करती है। तो इसलिए जो पाठ्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए वह ना तो शिक्षक पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, ना ही जो है समाज पर डिपेंड होना चाहिए। वो किस पर डिपेंड होना चाहिए? तो बालक पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर छात्र को जो है आपको केंद्र बिंदु में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छात्र का क्या रुचि है, क्या प्रयोजन है, छात्र को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, उसके हिसाब से विद्यालय का पाठ्यक्रम जो है हम लोग तैयार करते हैं। अब आते हैं हम लोग 109 नंबर पर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व तो डैश के प्रति है। तो इसका आंसर भी आप बस आंख बंद करके दे सकते हैं। शिक्षकों का उत्तरदायित्व तो क्या होता है? तो छात्र के प्रति होता है, ना तो समुदाय के प्रति, ना विषय के प्रति, और ना विद्यालय के अधिकारी के प्रति, ठीक है। क्योंकि केंद्र में कौन रहता है? तो छात्र रहता है, ठीक है। शिक्षा के केंद्र में रहता है छात्र। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का डैश मुख्य लक्ष्य है। तो किस तरह से हम लोग कक्षा में अनुशासन बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो पहला है पठन पाठन के अनुकूल वातावरण तैयार करना, ठीक है, पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण दे जिससे कि तो इससे वो अनुशासित होंगे। तो आपको पता है कि अगर पढ़ने का अनुकूल वातावरण दे तो इससे छात्र अनुशासित होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर विद्यार्थियों का उचित आचरण होने से अनुशासन बढ़ेगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कक्षा में शांति एवं व्यवस्था, कक्षा में हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि छात्र अनुशासित हो गए। तो इसमें आपको ये देखना है कि छात्र में क्या होना चाहिए, आत्म अनुशासन होना चाहिए। आत्म अनुशासन मतलब क्या होता है कि छात्र खुद से अपने आप में अनुशासित रहे, उस पर कोई भी व्यवस्था लागू नहीं करना पड़े, उस पर कोई भी तरह का जोर नहीं देना पड़े, कोई तरह का वातावरण जो अनुकूल वातावरण मतलब क्या हुआ कि उस तरह से माहौल बनाया जाए कि नहीं आप अगर कुछ गलती कीजिएगा तो आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा, या दूसरे छात्रों से उसकी तुलना की जाएगी। अगर छात्रों में आत्म अनुशासन का ज्ञान कराया जाएगा तो क्या होगा, कक्षा में अनुशासन बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो 111 नंबर क्वेश्चन है अगला कि नए विषय या पाठ्य को विकसित करने के लिए शिक्षक को डैश होना चाहिए। तो शिक्षक को आपको पता है कि विषय का जो है क्या होना चाहिए, तो सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। विषय का सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ उसको जो नवीनतम ज्ञान है उसके साथ भी उसका परिचय होना चाहिए। जो नवीनतम ज्ञान आज की दुनिया में इसमें ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है, ये भी उसको पता होना चाहिए। तो विषय के महत्व और स्वाभाविक रुचि और शिक्षक की स्वयं रुचि से कोई मतलब नहीं है। तो विषय या पाठ्यक्रम का विकास के लिए क्या होना चाहिए, तो शिक्षक को विषय का सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर छात्रों के लिए नहीं पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है कि नए विषय या पाठ्य को विकसित करने के लिए, ठीक है, पाठ्यक्रम का विकास के लिए क्या होना चाहिए, तो विषय का ज्ञान आवश्यक है। अगर यहाँ पर छात्रों को विकास के लिए होना चाहिए तो हम लोग तुरंत देखते किसकी, तो विद्यार्थियों की रुचि के बारे में हम लोग सोचते, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को प्रभावोत्पक बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। पाठ्यक्रम सामग्री को हम लोग किस तरह से प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है ये हमको देखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य की सामग्री को जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है इस तरह से प्रस्तुत करना कि विद्यार्थी उसे ग्रहण कर सके। तीसरा ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम संबंधी सुव्यवस्थित प्रस्तुति। और चौथा है कि पाठ की सावधारण और विस्तार से व्याख्या। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों होगा वो भी हम लोग देखते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि छात्रों को अगर पाठ्य सामग्री को प्रभावी बनाना है और छात्रों को सिखाना है तो क्या करना है, छात्र का जो ज्ञान किस तरह से देना है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो छात्र को पहले से पता है, ठीक है,
उससे उसको क्या करना है, अज्ञात की ओर ले जाना है। फिर इसी तरह से और भी दो तीन चीज़ हम लोग देखे थे। ज्ञात से अज्ञात था, और क्या था, तो मूर्त से अमूर्त था, स्थूल से सूक्ष्म था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छात्र को जो पहले से अनुभव है, ठीक है, छात्र को पहले से कुछ अनुभव है, और इस अनुभव से जोड़ते हुए क्या करना है, छात्र को पाठ्य सामग्री को बताना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है, जिसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों को अनुभव से पाठ्यक्रम सामग्री को क्या करना है, जोड़ देना है, जो विद्यार्थी पहले से जान रहे हैं। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सामान्यतः शिक्षक डैश करे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्टि करने के लिए स्पष्ट उत्तर दें। दूसरा है कि पाठ्यपुस्तक और अन्य संदर्भ में ग्रंथ का निर्देश दें। दूसरे बच्चे को वही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहें, और बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए मदद करें। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन जो है करेक्ट है, लेकिन हम लोग को क्या होता है, सिर्फ एक ऑप्शन चुनना है, इसलिए हम लोग जो सबसे ज़्यादा करेक्ट है उस ऑप्शन को चुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो नकारात्मक है उसको हटा देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, पाठ्यपुस्तक और अन्य संदर्भ ग्रंथ का निर्देश। तो हमको बच्चों को अन्य ग्रंथों का निर्देश नहीं देना है कि आप घर जाइए और जो है ये उस किताब में देख लीजिए या फलाना किताब में देख लीजिए, तो इसका आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही बच्चा प्रश्न पूछता है तो हमको चाहिए कि उसी समय उसको जो भी उसका स्पष्ट उत्तर होगा उसको दे। ठीक है, दूसरे बच्चों से वो प्रश्न पूछकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि बच्चा आपसे पूछ रहा है, आपसे अपनी जिज्ञासा शांत करना चाह रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए क्या करना है, हमको स्पष्ट उत्तर देना है, घुमा फिरा के बात नहीं करना है। और ऑप्शन डी भी इसका जो है करेक्ट आंसर हो सकता था अगर ऑप्शन ए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बच्चे को स्वयं उत्तर देने के लिए मदद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको कुछ बताएंगे, हिंट देंगे, और उससे खुद से उसका आंसर पूछेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फिर 114 क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम क्या है। तो चुनौतीपूर्ण आयाम क्या है, जांच परीक्षाओं की तैयारी, या प्रदर्शन की पर्याप्त जांच, या विकास का मापन, या श्रेणी निर्धारण। तो हम लोग जांच परीक्षा की तैयारी करने में कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है, ना ही उसका प्रदर्शन का पर्याप्तता की जांच, और ना ही विकास का मापन। तो इसका क्या होगा, श्रेणी निर्धारण। ठीक है, तो चुनौतीपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है श्रेणी निर्धारण, किसी भी शिक्षक के लिए, कि किसका जो है ग्रेड हम लोग उसको कितना दें, किसको ए ग्रेड दे, किसको बी ग्रेड दे, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट भी होते हैं। इसीलिए शिक्षक को क्या होता है, मूल्यांकन में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या होता है, तो उनको नंबर देना होता है। ठीक है, कि किसको 10 नंबर दिया जाए और किसको जो है 2 नंबर दिया जाए। ठीक है, तो सबसे दिक्कत ज़्यादा यहीं पर आती है। 115 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी वह है जो, ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, अच्छे शिक्षण संस्थानों के प्रशासन एवं उनके सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करें। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि नकारात्मक पद आपको दिख गया होगा, ये कड़ाई शब्द हम लोग जैसे ही आया मतलब कि उसको जो है कठोर अनुशासन लागू करना है, ये एकदम नहीं होगा। दूसरा है विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्या दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा अनुशासन के प्रति हम लोग पर ध्यान नहीं देना है, जोर नहीं देना है। फिर दिया हुआ है कि दृष्टिकोण में लचीला, सहयोग निर्भर एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता हो। और चौथा ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि छात्र को स्वतंत्र, कर्मचारियों को कार्य स्वतंत्रता एवं उनके कार्यों को नगण्य हस्तक्षेप हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कल भी मैंने बताया था कि क्या होना चाहिए, तो वातावरण जो है वो कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कठोर अनुशासन की एकदम ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कानून को कठोरता से लागू करने की जरूरत है। तो होना क्या चाहिए, तो पाठ्यक्रम को लचीला होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को भी अपना शिक्षण विधि को भी चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को क्या हो, तो अलग अलग विद्यार्थी अलग विधि से सीखते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, अगर कोई अपना दृष्टिकोण लचीला रखता है तो उसको जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है, तो अच्छे से शिक्षण संस्थानों में प्रशासन एवं उनके सिद्धांतों तो उससे क्या होता है, तो वही अच्छा पदाधिकारी बन पाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, लचीला होता है। अगला क्वेश्चन है
कि विद्यमान ज्ञान के द्वारा निष्कर्ष निकालने की निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन उपयुक्त है। विद्यमान ज्ञान का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो पहले से है उससे क्या करना है, आपको नया ज्ञान बनाना है, ठीक है, या निष्कर्ष निकालना है। तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस विधि को हम लोग कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग मेथड, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की ओर जाते हैं, ठीक है। बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, जनरल से पार्टिकुलर की ओर ले जाते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, तो पहले कोई नियम बता देते हैं और उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न उसको जो है पार्टिकुलर क्वेश्चंस वो करवाते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग। इसी में एक ऊपर आया होगा आपका 1 नंबर जो आपको दिख रहा होगा, इंडक्टिव रीजनिंग। ये क्या होता है, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है डिडक्टिव का। जिस तरह से डिडक्टिव में क्या किए, पहले नियम दिए, तो इंडक्टिव में क्या करते हैं, पहले हम लोग उदाहरण देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उसका नियम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव मेथड में क्या करते हैं हम लोग, तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं या पार्टिकुलर से जनरल की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आप लोग एग्जाम में ध्यान में रखिएगा। तो 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम क्या है, तो उसका निष्कर्ष निकालना कि क्या निष्कर्ष निकाल पाए हम लोग, जो भी परिकल्पना हमारा है वैज्ञानिक प्रक्रिया हम लोग किए, तो उसका क्या परिणाम निकाले हम लोग, क्या निष्कर्ष पर पहुँचे, उतना खोज करने के बाद वो होता है उसका चुनौतीपूर्ण आयाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है। तो आप जान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से दिव्यांगता से रहने वाला है, और दिव्यांगता में भी लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, इससे क्वेश्चन आपको अवश्य एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, संख्या को गलत पढ़ना, तो उसको हम लोग जानते हैं डिसलेक्सिया के नाम से, ठीक है। तो इसमें डिसलेक्सिया में क्या होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, बी को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, या ऐसे बी है तो इसको उल्टा भी लिखेंगे, 3 इस तरह से होता है तो ऐसे लिखेंगे, जहाँ 9 लिखना है वहाँ 6 लिख देंगे, जहाँ 6 लिखना है वहाँ 9 लिख देंगे। तो इस तरह की गलतियाँ जो है बच्चे करते हैं डिसलेक्सिया में, संख्या को गलत पढ़ते हैं, वह उल्टा लिखते भी हैं। इसी में 1-2 जो डिसेबिलिटीज़ आई है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है, इसमें बच्चा गणित संबंधी जो गणना होता है उसमें गलती करता है, ठीक है। जैसे 4 + 2 करता है तो वो जो है 6 ना लिख कर क्या करता है, तो 7 लिख देता है। मतलब इसी तरह की ढेर सारी गलतियाँ वो जो है कैलकुलेशन में करता है, जोड़ घटाव गुणा वगैरह वगैरह में। फिर एक दिया हुआ है आपका डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, ये नहीं, एक दिया हुआ है आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। इसके अलावा जो होता है आपका एक होता है डिसग्राफिया, ठीक है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या होता है कि बच्चे को जो है लिखने संबंधी जो है दिक्कत होती है, ठीक है। जिस तरह से कि यहाँ पर क्या हुआ, पढ़ने संबंधी दिक्कत किस में हुआ, डिसलेक्सिया में, और जो लिखने संबंधी अगर आया कि लिखने में किस में दिक्कत होता है, तो वो किस में दिक्कत होता है, तो आपका डिसग्राफिया में होता है। और एक और होता है आपका मोटर स्किल से संबंधित एक डिसेबिलिटीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया। ये क्या होता है, मोटर संबंधी होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि शरीर में किसी भी तरह का, जैसे पकड़ने में, पेन पकड़ने में दिक्कत या चलने फिरने में दिक्कत, इस तरह का कुछ दिक्कत अगर आ जाता है बच्चे में, तो उसको हम लोग जानते हैं डिस्प्रैक्सिया के नाम से। तो 4 तरह हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 119 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि विचार निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट रूप में देखते हैं, ठीक है। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, पहले क्या करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट रूप में देखते हैं, उसके बाद उसका संक्षेपीकरण मतलब पहले संक्षेपीकरण करते हैं और बाद में उसका क्या करते हैं हम लोग सामान्यीकरण करते हैं या निष्कर्ष वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के डैश से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक के लिए, ठीक है, एक शिक्षक है
उसके लिए छात्र का सम्मान, छात्र जो है शिक्षक को सम्मान देगा, इसके लिए क्या आवश्यक है? पहला, कानून प्राधिकार, मतलब कि अगर कानून में ऐसा प्रावधान दिया जाए कि छात्र को जो है शिक्षक का जो है सम्मान करना ही होगा, ये होगा, तो ये बिल्कुल नकारात्मक शब्द है। दूसरा दिया हुआ वयस्क के रूप में प्रतिष्ठा, कि अगर बड़े हैं इसीलिए जो है शिक्षक का सम्मान करो, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका व्यक्तिगत ईमानदारी और सद्भावना, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और चौथा ऑप्शन जो है माता पिता के समतुल्य दर्जा। तो आप जानते होंगे कि पुराना ज़माना में जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, उसमें क्या होता था कि गुरु को जो है माता और पिता के तुल्य माना जाता था। लेकिन अभी वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है, जिसमें कि बालक केंद्र में है, उसमें क्या होता है, वर्तमान शिक्षा पद्धति में ये गुरु जो है ये अब मार्गदर्शक के रूप में होता है, ठीक है, ये मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, ना कि माता पिता के रूप में, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कि अगर शिक्षक जो है क्या हो, ईमानदार हो, सबके साथ नम्र व्यवहार करे, तो छात्र क्या करते हैं, स्वयं से उसका सम्मान करते हैं, उनको कहने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये जो है आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा है आपका एग्ज़ाम जो है परसों जो होने वाला है वो आपका बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, मेरा पिछला वीडियो, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको बताए हुए हैं। मात्र 15 मिनट का वीडियो है, और उसमें आपको पढ़ लेने के बाद, उस 15 मिनट से पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि कुछ क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के और लगा लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपको वो जो आप पढ़ेंगे, उस वीडियो में जो सीखेंगे उसको अप्लाई करने भी सीख जाएंगे। तो चूंकि अब मात्र एक दिन बचा हुआ है आपके पास, तो जल्दी से जल्दी आप जितना सेट आप लगा सकते हैं उसको लगाइए, ठीक है। कम से कम 3-4 सेट तो अभी जरूर लगा लीजिएगा, और ख़ास करके टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि रीजनिंग का तो आप वैसे भी एग्ज़ाम में बना ही लीजिएगा, ठीक है। और आपका जीके ठीक है तो वैसे ही बना लीजिएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, और रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश को अभी थोड़ा सा छोड़ दीजिए 2 दिन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि 2019 का भी क्वेश्चन सॉल्व करूं आपके लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद।